तो बेटा अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी इससे पहले कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उससे क्या इंड्यूस्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। याद आ रहा है? और दोनों एक ही फेज में एक ही साथ ऐसे चलती हैं। याद आ रहा है? एक ऐसे चलती है, दूसरी ऐसे, दोनों मतलब ऐसे 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 करके सेम फेज में चलती हैं। ठीक है। तो फेराडे ने क्या बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो उससे क्या इंड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमारे मैक्सवेल ने बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करो तो क्या क्या इंड्यूस्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये मैक्सवेल ने बताया था। तो यहां तक की कहानी हम लोग पढ़ चुके थे, आप लोगों को याद है? ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन कैसे रही हैं। ठीक है, आ कहां से रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैसे बन रही है। ठीक है। तो चलिए पहले लिखिए, हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ चार्ज। ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं केस वन। केस वन क्या है, अगर मान लो चार्ज आपका किसमें है, एट रेस्ट। चार्ज बेटा किसमें है, रेस्ट पे है। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है, तो जो अगर चार्ज कोई रेस्ट पे होता है तो उससे क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हम लोगों ने सुना है कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है, प्रोड्यूस करता है। अभी चार्ज मोशन में है तो नहीं, तो करंट नहीं बनाएगा, ये करंट जीरो। अगर करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो केवल और केवल वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। केस नंबर 2 पर हम लोग आते हैं। केस सेकंड। तो सेकंड केस में क्या बता रहा है, सेकंड केस में बता रहा है कि मान लो कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, मोशन में तो है ना चार्ज। तो मान लो अगर कोई फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज मतलब समझते हो, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, इधर से उधर उधर से इधर, कोई बंदिशों में नहीं है। ठीक है। अगर कोई चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है, कोई चार्ज फ्रीली मूव कर रहा है, तो मूव करने की वजह से क्या होगा, पहले ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। भाई चार्ज इधर मूव किया तो इधर करंट प्रोड्यूस होगा, होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, इधर से बाहर निकलेगी। सही बात है, फ्री चार्ज है ना, फ्री चार्ज ये मूव कर रहा है, जिधर मूव करेगा उधर करंट जाएगा, है ना। अगर ये करंट बह रहा है तो ये क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अगल बगल क्या प्रोड्यूस हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही होंगी। क्या प्रोड्यूस हो रही होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब कोई चार्ज अगर मोशन में है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी फ्री चार्ज, कौन सा चार्ज, फ्रीली मूविंग चार्ज, कौन सा चार्ज, फ्रीली मूविंग चार्ज, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक होता है चार्ज जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बहता है सर्किट में, किसमें बहता है, किसमें बहता है बेटा, सर्किट में। तो मान लो ये है रेजिस्टर, ये है बैटरी, और ये है की, और ये रहा सर्किट, की ऑन कर दिया। अब बैटरी क्या करेगा, बैटरी क्या करेगा, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स, जो एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको निकालेगा बाहर और उनको इस सर्किट में सर्कुलेट कराएगा। क्या बैटरी चार्ज प्रोड्यूस करती है, नहीं, बैटरी केवल चार्जेस को क्या करती है, निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे होगा। बोलो सही है कि नहीं। तो करंट किधर फ्लो करेगा, करंट किधर फ्लो होगा, करंट किधर फ्लो होगा, इधर। करंट किधर फ्लो होगा, इधर। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, इधर।
तो ये इलेक्ट्रॉन आए कहां से? इलेक्ट्रॉन कहां से आए? जो इसी का सर्किट है, जो ये सर्किट है, मतलब जो ये मेटल वायर है इसके अंदर, जब हम इसके ऊपर बैटरी प्रोवाइड करेंगे, क्या लगाएंगे? बैटरी। तो आपको पता है बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता बेटा। बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस नहीं करता। बैटरी जो है वो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, मेटल होता है ना, मेटल में छोटे छोटे एटम होते हैं, एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैटरी क्या करता है? उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है और पूरे सर्किट में क्या कराता है? सर्कुलेट। तो बैटरी का काम है पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना? सर्कुलेट कराना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन इसी कंडक्टर के अंदर से ही तो निकल रहे होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकला होगा किसी एटम से, ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन बेटा निकल गया बाहर, तो ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा? आएगा ना। तो अब सोचो जितने इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे होंगे तो उतने ही तो पॉजिटिव चार्ज भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो पॉजिटिव और निगेटिव, अगर ओवरऑल में चार्ज देखूं इस पूरे सर्किट में, ओवरऑल चार्ज कितना है अंदर? 0। पूछो क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर रहा होगा सर्किट में, सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए? इन्हीं एटम से बाहर निकले हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा। और बैटरी क्या करेगी? उन इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करती रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं पूरे होल सर्किट पर, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, प्रोटॉन होंगे, कैटायन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और कैटायन टोटल चार्ज हमको क्या मिलेगा सर्किट में? 0। ओवरऑल टोटल चार्ज हमको पूरे सर्किट में क्या मिलेगा? 0। तो क्या यहां पे अगर चार्ज 0 है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर इनसाइड चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? तो यहां तुमको क्या समझ में आया? अगर कोई सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ये केवल और केवल क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो केस नंबर 2 इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चार्ज मोशन में है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, अगर किसी सर्किट में घूम रहा है वो चार्ज, तो नेट चार्ज 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन नहीं करेगा। ये किसका प्रोडक्शन करेगा? केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करेगा। लेकिन ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फ्री चार्जेस होते हैं, सर्किट वाले नहीं, फ्री चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी होने पे, ठीक है। और अगर इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा, केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई इतनी? अब आता है केस नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर आ कहां से रही हैं, बन कहां से रही हैं। तो वो हमें बताएगा कौन सा केस? केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 लिखिए, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स क्या है बेटा? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। तो बेटा इसमें लिख लीजिए एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स, एन एक्सेलरेटेड charge particles produces a time varying electric and magnetic field, electric and magnetic field। बेटा बताओ क्या प्रोड्यूस करेगा? क्या बोल रहा है केस नंबर 3 कि जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक टाइम वेरिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उन्हीं से तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी है। तो आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहां से आई? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन बना रहा है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज से चल रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। और तुमको रियलिटी बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोई डिफरेंट चीज नहीं, एक ही चीज है। ये बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। जैसे देखो, ये चार्ज है, ये मूव कर रहा है, ये चार्ज है, ये मूव कर रहा है, तो तुमको ये चार्ज मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो तुम क्या कहोगे? कोई चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, यही तो बोलोगे। अगर हम तुमको इस चार्ज पे बैठा दें, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दें, यहां बैठा दें, तो तुम इस चार्ज के साथ मूव करोगे, तब तुमको ये चार्ज मोशन में नहीं लगेगा, रेस्ट में लगेगा। जैसे कार में बैठ के जाते हो तो कार तो रेस्ट में लगती है ना, कि हम भी रेस्ट में हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखोगे तो क्या होगा, तब ये रेस्ट में तुमको दिखेगा, मतलब तुम्हें लगे केवल इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये रिलेटिव चीजें हैं, कोई अलग चीजें नहीं है, ये रिलेटिव चीजें हैं, ये डिपेंड करती हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब जैसे कोई वेव जा रही है, मुझे यहां से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, लेकिन तुम्हें वहां से लग सकता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक रिलेटिव मैटर है, रिलेटिव चीजें हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती हैं। जैसे हम कहें दो लोग कार के अंदर बैठ के चले जा रहे हैं, तो मेरे लिए वो दोनों लोग कार वाले किसमें? इमोशन में। लेकिन अगर वो दोनों लोग एक दूसरे को देखेंगे कार के अंदर, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए किसमें होंगे? रेस्ट में होंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ। समझ में आई बात है नहीं आई? तो अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन कहां से रही हैं, तो आप कहोगे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म होती हैं। ठीक है? और एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी से। एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या होता है? वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेरिएबल वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से बढ़ रहा है, यानी वो एक्सेलरेट कर रहा है, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो रेडिएशंस एमिट कर रहा है। बात समझ में आई इतनी है नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है? अच्छा, तो इसको प्रोड्यूस कौन करेगा? एलसी ऑसिलेटर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। एलसी ऑसिलेटर, याद करो मैंने एसी सर्किट पढ़ाया था, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें मैंने आर पढ़ाया था, एल पढ़ाया था, सी पढ़ाया था, एलआर पढ़ाया था, सीआर पढ़ाया था, एलसी मैंने बताया था ना, एलसी ऑसिलेशन कटा हुआ है। तो ये एलसी ऑसिलेटर ही एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। इससे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना सकते हैं। समझे? अगर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो क्या वो एक्सेलरेट कर रहा है? बताओ, ऑसिलेशन समझते हो? टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो मोशन को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन, है ना? जैसे कि ये पेंडुलम है, इसको मैंने हिट किया, तो ये पेंडुलम यहां से यहां चला आएगा, फिर यहां से यहां चला आएगा। क्या कहते हो? ये कौन सी पोजीशन होती है? मीन। ये कौन सी पोजीशन होती है? एक्सट्रीम। ये कौन सी पोजीशन है? एक्सट्रीम। जब तुम इसको धक्का मारोगे तो यहां जाके रुकेगी, तो मतलब यहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। फिर यहां जब तेजी से नीचे आएगी तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फिर यहां से तेजी से ऊपर जाएगी, यहां वेलोसिटी फिर जीरो हो जाएगी। आपको क्या दिख रहा है? वेलोसिटी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, नहीं वेरिएबल है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। यानी मैं कह सकता हूं अगर कहीं चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन हो रहा है। बात समझ में आई? तो ऑसिलेशन भी कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ऑसिलेशन दोनों सेम ही है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? एक्सेलरेशन और ऑसिलेशन दोनों
सेम ही है। अगर चार्ज ऑसिलेट भी कर रहा है तब भी बात वही है, तब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तब भी वो प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेशन और ऑसिलेशन बराबर एक ही चीज है। तो चार्ज कहां ऑसिलेट करता है, अगर ये बात पूछी जाए कि चार्ज ऑसिलेट कहां करता है, तो आप बताओगे एलसी, एलसी ऑसिलेटर में। किसमें बेटा? एलसी ऑसिलेटर में। एलसी ऑसिलेटर में चार्ज क्या करता है? ऑसिलेट करता है। मतलब चार्ज एक बार आता है एक बार जाता है। एलसी का मतलब समझ रहे हो ना? ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर। तो एक बार ये चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, तो एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, मतलब चार्ज इधर उधर ऐसे ऐसे आता जाता रहेगा बार बार। और चार्ज आ जा रहा है तो मतलब ये चार्ज क्या कर रहा है? ऑसिलेट। और ऑसिलेट करेगा तो मतलब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है। और चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? EMW। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई इतनी? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नोट अभी कर लीजिएगा आप लोग। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग, चलिए, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसिंग ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना, यहां पे अब चीजें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। हम एलसी ऑसिलेटर लेंगे। क्या लेंगे? एलसी ऑसिलेटर, जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। अब एलसी ऑसिलेटर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन कराएगा। क्या कराएगा? इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन कराएगा। अब इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेशन कराएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो उसमें क्या होगा दरअसल, ध्यान से देखो। इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना। होगा ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की सी बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटी और घटी और घटी और घट गई, ये जीरो हो गई। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से क्या इंड्यूस्ड होगी, क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगी? वो भी कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, हाँ जेड एक्सिस में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले कम थी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर घटी और घटी और घटी और घटी, जीरो हो गई। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, क्या हो करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। मैग्नेटिक, अब तुम एलसी ऑसिलेटर को बंद कर दो, एलसी ऑसिलेटर को हटा दो। अब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसको अपोज करेगा। अपोज करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जीरो रहेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, फिर घटेगी और घटेगी और घटेगी, जीरो। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से बन गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हुआ तो फिर से क्या जनरेट होगी? चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, घटी और घटी और घटी, जीरो हो गई। तुमको क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में फिर चेंज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ तो फिर से क्या प्रोड्यूस होगी? क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड घटी और घटी, जीरो हो गई। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घट गई। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। बढ़ेगी बढ़ेगी, मैक्सिमम होगी, घटेगी तो इस तरह से डिक्रीज होगी। तो आपको क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के चेंज होने की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये अपने आप बनती रहेंगी।
और पता है कितनी तेजी में बन रही है आपको? ये चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड बनी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड बनी। कितनी स्पीड से ये हो रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रहा है चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लगातार बन रही है। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हो रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? तो ये सेल्फ प्रोपगेटिंग वेव है, अपने आप से प्रोपगेट होती है। इसको किसी भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, इसको किसी भी मटेरियल और मीडियम की जरूरत नहीं होती है, अपने आप प्रोपगेट करती है, वो भी सेम फेज में और 90 डिग्री में। सेम फेज में और 90 डिग्री में एक साथ क्या करेंगी? मोशन। बात समझ में आ गई इतनी है नहीं? तो ये वेव्स कैसे नेचर की होती हैं? ये कैसी, ये नेचर, इसका नेचर कैसा दिख रहा है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं? ट्रांसवर्स नेचर। लिख लीजिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ट्रांसवर्स नेचर होता है इनका। इनका नेचर कैसा होता है बेटा? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब आप समझ गए होंगे, समझे कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक बार आप प्रोड्यूस कर दो, बाकी अपना बनती रहेंगी। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बर्थ देता है। अगर आपको यहां बनाना है तो एलसी ऑसिलेटर में एक बार चार्ज को घुमा दो, घुमाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक दूसरे को अपोज करते हुए। और वो दोनों एक दूसरे से कैसे चलेंगी? 90 डिग्री। कैसे चलेंगी? 90 डिग्री, और एक ही फेज में चलेंगी। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। बात समझ में आ गई है नहीं? बोलो बेटा, नोट कर लीजिए इतना। तो ये हो गया बेटा, ये समझ में आ गया कि ये कैसे बनता है, ये भी हो गया। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, चलो, तो इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इट इज रेडिएटेड बाय एन इट इज रेडिएटेड बाय एन accelerated charged accelerated charge particle। ये बात आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनती है? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। और करके यहां लिख लो, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। या तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो या तो चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो। इन दोनों के एक्सेलरेट या ऑसिलेट होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है। बोलो ये बात समझ में आई? दूसरा पॉइंट लिखिए, इट प्रोपगेट इन, लिखो, इट प्रोपगेट इन स्पेस थ्रू हेलो, हाँ लिखिए आगे, इट प्रोपगेट्स इन स्पेस थ्रू ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू ऑसिलेशन
oscillation of electric field through oscillation of electric field and magnetic field, huh? Perpendicular to each other, perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of wave propagation. wave propagation मतलब कि जो ये प्रोपगेट करती है फ्री स्पेस में प्रोपगेट करती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट करती है, परपेंडिकुलर साथ में रहते हुए एक ही फेज में चलती है, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए थर्ड पॉइंट नंबर 3, since the oscillation of electric and magnetic field occur perpendicular to direction of wave propagation, wave propagation, electromagnetic wave is a transverse wave. कौन सी वेव है बेटा? ट्रांसवर्स वेव। तो बेटा इतना कर लीजिए नोट, फिर इसके आगे हम लोग कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ एक परपेंडिकुलर होती हैं और एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, प्रोपगेट करती हैं, और ये कैसा नेचर शो करती है? ट्रांसवर्स नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? ट्रांसवर्स, ठीक है।